चैप्टर 3 में हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा जो चौथा वर्ग है पादप का। इससे पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से वर्ग पढ़े हैं बेटा हम लोगों ने? पहला पढ़ा है हमने थेलोफाइटा, जिसमें शिवाल को पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और चौथा वर्ग है हमारा अनावृत बीजी कहा जाता है हिंदी में, नग्न बीजी पुष्पीय पादप भी कहा जाता है इन्हें, और जिम्नोस्पर्म कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो जिम्नोस्पर्म और उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म जो होते हैं आवृत बीजी पादप, वो आपके कोर्स में से रिमूव कर दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनावृत बीजी पादप या हम बोलते हैं नग्न बीजी, यानी देखो अभी तक हम लोगों ने देखा था थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के अंदर क्या था? शरीर विभेदित नहीं था जड़ तना पत्ती में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में ना तो पुष्प थे, ना बीज थे, ना फल थे, लेकिन हाँ शरीर में जो पत्ती, तना और जड़ जैसी संरचनाएं क्या होने लग गई थी? दिखने लग गई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की क्या विशेषता है कि शरीर जो है जड़, तना, पत्ती में क्या है? विभेदित है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? पुष्प नहीं है, बीज नहीं है, सिर्फ क्या है? जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो गया? अनावृत बीजी जो है उसमें जाइलम फ्लोएम भी है, जड़, तना, पत्ती में भी विभेदित है शरीर। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? पुष्प भी आ रहे हैं और बीज भी विकसित हो रहे हैं। लेकिन देखो, आप लोग देखते हो जब आप एप्पल खाते हो तो उसमें अगर आप एप्पल देखते हो इस तरीके से, तो एप्पल का जो ये बीज होता है ये किससे कवर्ड है? ये फल से कवर्ड है ना। तो यहाँ पर इन्हें हम क्या कह रहे हैं? नग्न बीजी, यानी बीज तो उपस्थित है लेकिन फ्रूट से कवर्ड नहीं है, चारों ओर फ्रूट्स नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नग्न बीजी पुष्पीय पादप, यानी पुष्प तो है लेकिन फल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है नेकेड, नेकेड यानी नग्न, और स्पर्मा यानी होता है बीज। तो नग्न बीजी पादप यानी ऐसे पादप जिनमें बीज तो है, पुष्प भी है, लेकिन जो बीज बन रहे हैं वो किसी भी कवर से आस्तरित नहीं है। कवर से आस्तरित मतलब फल के अंदर नहीं है, ये बीज है, इसके ऊपर फल होता है, तो वो आवृत बीजी कहलाता है ना, जो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है अनावृत बीजी के बाद में। तो अभी हम लोग इसके कुछ जो सामान्य लक्षण है वो देखेंगे। इसके सामान्य लक्षण को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे बेटा। पहली कैटेगरी है बाह्य लक्षण, आकारकीय लक्षण, और दूसरे हैं आंतरिक लक्षण। तो बाह्य लक्षण में देखो, ये बहुवर्षीय पादप है, मतलब कई सालों तक ये जीवित रहता है। आप लोगों ने कश्मीर और उसके अंदर देखा होगा ट्रीज, ये क्रिसमस ट्री जो होता है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है ना, तो पाइनस वगैरह। तो अभी देखो, बाह्य आकार के लक्षण, बहुवर्षीय होता है, काष्ठ युक्त होता है, इस तरह से इसका तना पाया जाता है, जिसकी जो लकड़ी है वो जो दिया सलाई हो गया, जो खिड़की वगैरह बनाने में क्या की जाती है? काम में ली जाती है। काष्ठ युक्त है, लकड़ी युक्त है, तना मोटा होता है, मजबूत होता है, झाड़ी के रूप में पाया जाता है, लेकिन शाक के रूप में नहीं मिलेगा। अगली बात समझ में? शाक यानी जो सब्जी, जैसे बैंगन और टमाटर, इनके पौधे देखे होंगे एकदम नरम से, वैसे नहीं होता ये। फिर है ये सदाहरित है, मतलब वर्ष पर्यंत कैसा रहता है? इसकी पत्तियां लगी हुई रहती है, इसीलिए ठंडे इलाकों में ये ज्यादा पाया जाता है। फिर है इसमें मरुद्भिद के लक्षण पाए जाते हैं। मरुद्भिद लक्षण यानी इसके जो पत्तियां होती है उसके ऊपर उप त्वचा क्या होती है? पाई जाती है, और रंध्र जो है वो धसे हुए अंदर की तरफ जो होते हैं ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो मरुद्भिद लक्षण है वो भी इनमें देखने को मिलते हैं, यानी मरुस्थलीय पादपों के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है मुख्य पादप शरीर, जो है वो कौन सा होता है? बीजाणु उद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर क्या है? बीजाणु उद्भिद है। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? फर्स्ट वर्ग थेलोफाइटा, उसके अंदर कौन सा था? युग्मोद्भिद था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? थेलोफाइटा के बाद टेरिडो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर कौन सा था? युग्मोद्भिद मेन शरीर था। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा में भी बीजाणु उद्भिद है। और उसके बाद आता है आपका कौन सा? ये अनावृत बीजी, उसमें भी बीजाणु उद्भिद मेन पादप शरीर है। ठीक है, बीजाणु उद्भिद है तो ये बीजाणुओं का निर्माण करेगा। तो ये ध्यान रखना कि ये अनावृत बीजी में मेन प्लांट बॉडी जो है बीजाणु उद्भिद है। अनावृत बीजी से पहले हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी बीजाणु उद्भिद है। और जो ब्रायोफाइटा है उसमें कौन सी है? युग्मोद्भिद। साइकिल बनाई है, उसमें लिखा है, आप लोग देख सकते हो। फिर है पादप शरीर, जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, तना, जड़ और पत्ती।
जड़ जो है कौन सा तंत्र पाया जाता है, मुसला मूल तंत्र पाया जाता है। मुसला मूल तंत्र जो है वो जड़ पाई जाती है, यानी एक मेन जड़ होती है और उसके साइड में द्वितीय और तृतीय जो जड़ें होती है वो निकली हुई रहती है, तो मुसला मूल तंत्र पाया जाता है। यानी एक बड़ी है उसे हम प्राथमिक मूल कहेंगे, इस प्राथमिक मूल से फिर द्वितीय और तृतीय पतली पतली जड़ें जो होती है वो निकली हुई रहती है, तो मुसला मूल तंत्र होता है। उसके बाद पत्तियां दो तरीके की होती है, एक तो शल्क होती है, जैसे स्केल होता है ना एकदम हार्ड वैसी होती है, और दूसरी जो सामान्य पत्तियां हमको देखने को मिलती है जो प्लांट्स के अंदर वो, ठीक है। अब जो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर कभी कभी आप लोग ऐसे क्रिसमस ट्री वगैरह देखा होगा, तो ऐसे तना जो होता है उस पे ऐसे निशान से होते हैं जिन्हें कहा जाता है पर्ण चिन्ह, है ना। तो ये पर्ण चिन्ह जो होते हैं किससे बनते हैं बेटा, सामान्य पत्तियां जब झड़ जाती है तो उसका निशान रह जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, पर्ण चिन्ह। तो इनके शरीर पे जो इनकी शाखाएं होती हैं उस पे क्या पाया जाता है, चिन्ह पाया जाता है, पर्ण चिन्ह, है ना। जैसे सपोज करो अगर मेरी ये उंगली है इसको मैं निकाल दूंगी तो यहाँ निशान तो रहेगा कि यहाँ उंगली थी, तो वैसे ही सेम सिचुएशन होती है। तो ये हो गए इसके बाह्य आकार के लक्षण। फिर आता है आंतरिक लक्षण, तो इसमें संवहन फूल क्या होते हैं, विकसित होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती। सेम ये का ये लक्षण किसमें था, टेरिडोफाइटा के अंदर भी था कि वाहिकाएं जाइलम में नहीं होती। फिर है फ्लोएम, फ्लोएम में सहकोशिका और उधर टेरिडोफाइटा में चलनी नलिकाएं भी नहीं थी, तो इसमें भी सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है। फिर उसके बाद है कि इसमें पुष्प तो उत्पन्न होते हैं लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि विकसित अंडाशय नहीं पाया जाता। समझ में आ गया। फिर उसके बाद एधा उपस्थित होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसीलिए क्या होती है, जो द्वितीय वृद्धि होती है वो इनमें क्या होती है, पाई जाती है, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर द्वितीय वृद्धि नहीं थी। तो यहाँ पर द्वितीय वृद्धि है, लेकिन द्वितीय वृद्धि से क्या बनता है, द्वितीय जाइलम बनता है ना, क्या बोलते हैं इसे, द्वितीय जाइलम, और ये द्वितीय जाइलम ही क्या कहलाता है, कास्ट। लेकिन जाइलम में क्या नहीं होती बेटा, वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, इसीलिए कास्ट कैसी होती है, कोमल होती है, ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसीलिए इसकी जो कास्ट होती है उससे दिया सिलाई यानी माचिस की जो तिल्ली होती है, आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती है वो बनाई जाती है, इसीलिए कास्ट मुलायम है। क्यों, क्योंकि वाहिकाएं अनुपस्थित है। फिर इसके जो रंध्र होते हैं त्वचा के अंदर धसे हुए होते हैं, और उपत्वचा जो होती है यानी बाह्य त्वचा के ऊपर जो त्वचा पाई जाती है उसे उपत्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा जो होती है सबसे पहली लेयर होती है ना, तो उसके ऊपर एक और परत होती है उसे उपत्वचा कहते हैं, तो उपत्वचा इसमें पाई जाती है। ये क्या है, इसके जो मरुद्भिद लक्षण है वो है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जनन कौन सी विधि से होता है, तो जो हमारे अनावृत बीजी पादप होते हैं उनमें जनन जो है लैंगिक जनन है, और ये विषम बीजाणुविक होता है। विषम बीजाणुविक होने का क्या मतलब होता है बेटा, कि दो बीजाणु जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अनावृत बीजी जो है विषम बीजाणु होता है, यानी बीजाणु से भी ये क्या करते हैं, जनन करते हैं, और बीजाणुओं से जनन जो होगा वो कौन सा होगा, अलैंगिक होगा। ठीक है, तो बीजाणु कौन कौन से प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लघु बीजाणु, ठीक है, दूसरा है गुरु बीजाणु, है ना, लघु बीजाणु, और दूसरा है गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु जो है वो किसमें बनेंगे, लघु बीजाणु धानी में, और ये किस में बनेंगे, गुरु बीजाणु धानी में। समझ में आया। अब ये जो लघु बीजाणु धानी है वो कहाँ पाई जाती है, अभी हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ी है वो, कि लघु बीजाणु धानी जो है जिन पत्तियों में स्थित होती है उन्हें लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है, ठीक है। और गुरु बीजाणु जो होगी वो कहाँ पाई जाएगी, गुरु बीजाणु पर्ण में पाया जाता है। बट एक स्पेशलिटी क्या है, देखो अभी इसको समझाती हूँ मैं। जैसे कि ये पौधा है, इसकी ये जो लीव्स लगी हुई है ना, ये लीव्स लगी हुई है इस तरह से तिकी तिकी। अब इसके अंदर एक पत्ती के समान संरचना होगी जिसे क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु पर्ण। यहाँ पर ये हो गई मान लो गुरु बीजाणु पर्ण, पत्ती के समान संरचना, ठीक है। अब इसके अंदर पाई जाएगी क्या, लघु बीजाणु धानी, है ना, और यहाँ पाई जाएगी गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, लघु बीजाणु, और इसमें क्या पाए जाएंगे, गुरु बीजाणु, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहां तक तो हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में देखी थी ये चीज, बट
ये जो आवृत बीजी पादप होते हैं ना, इनकी लघु बीजाणु जितने भी होती हैं, यानी लघु बीजाणु पर्ण जितनी भी होती है, वो आपस में क्या करती है, जैसे जो एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है या अक्ष होता है, इसके ऊपर ये लघु बीजाणु पर्ण क्या होती है, ऐसे जुड़ जाती है, ऐसे आपस में जुड़ जाती है और एक शंकु, एक संरचना बनाती है जिसे कहा जाता है शंकु। क्या कहेंगे, शंकु। आगे बात समझ में, तो शंकु का क्या करते हैं, निर्माण करती है। जैसे ये लघु बीजाणु सारी पर्ण जुड़कर, यानी ये सारी पत्तियां आपस में से जुड़ जुड़ के क्या बना लेती है, शंकु बना लेती है। तो इसे बोलेंगे लघु बीजाणु शंकु और इसे बोला जाएगा गुरु बीजाणु शंकु। आगे बात समझ में, तो शंकु का निर्माण होता है किससे, इन पर्ण से, लघु बीजाणु पर्ण से और गुरु बीजाणु पर्ण से। अब शंकु जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। शंकु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगाश्रयी, फिर दूसरा है द्विलिंगा, द्विलिंगाश्रयी शंकु। क्या मतलब समझ रहे हो, द्विलिंगाश्रयी में दोनों लिंग होंगे, यानी लघु बीजाणु पर्ण भी होगी और गुरु बीजाणु पर्ण भी होगी, ठीक है। अब ये द्विलिंग कैसे हुए, द्विलिंग यानी नर का अलग होना और मादा का अलग होना। देखो लघु बीजाणु क्या करते हैं बेटा, नर युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। नर युग्मोद्भिद कौन सा है, ये नर युग्मोद्भिद आगे चलकर क्या करेगा, इसके पास होती है पूधानी, जिसमें क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। जैसे शुक्राणु होता है मनुष्यों में, वैसे ही इनका नर युग्मक बनता है और जिसे क्या कहा जाता है, पूमणु कहा जाता है पादपों में, ठीक है। और गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु पर्ण जो है उसके अंदर उपस्थित जो यहाँ पर गुरु बीजाणु है, ठीक है, ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, मादा युग्मोद्भिद बनाएगा, ठीक है। और इस मादा युग्मोद्भिद के पास में कौन सी संरचना होगी, स्त्रीधानी, ठीक है। इस स्त्रीधानी में मादा युग्मक अंडाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। तो द्विलिंगाश्रयी शंकु जो होते हैं उनके अंदर लघु बीजाणु पर्ण और क्या होगा, गुरु बीजाणु पर्ण, दोनों ही क्या होगी, उपस्थित होगी साथ में, ठीक है। यानी एक ही शंकु में क्या उपस्थित है, गुरु बीजाणु पर्ण भी है और लघु बीजाणु पर्ण भी है, समझ आ गया। फिर इधर एक लिंगाश्रयी में शंकु में केवल या तो क्या उपस्थित होगा, लघु बीजाणु पर्ण, या फिर क्या उपस्थित होगा, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। तो एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, शंकु होते हैं। नोट्स में थोड़ी डेफिनेशन अनकंप्लीट है, उसको कंप्लीट कर लेना अगर समझ में आ गया है तो, उस हिसाब से है ना, वो थोड़ी सी अनकंप्लीट है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अनावृत बीजियों का जो जीवन चक्र होता है उसकी बात करते हैं। अनावृत बीजी पादप का जीवन चक्र, तो क्या जीवन चक्र होता है, सबसे पहले इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद वो संरचना है बेटा जो किसका निर्माण करेगी, बीजाणुओं का निर्माण करेगी। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर आपको पता है बीजाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, है ना। और लघु बीजाणु पर्ण जो होती है वो मिलकर लघु बीजाणु शंकु बना लेता है और गुरु बीजाणु पर्ण जो होती है वो क्या बना लेगा, गुरु बीजाणु जो है शंकु बना लेगा। तो यहाँ पर इनके जो अंदर 2 तरीके के शंकु पाए जाते हैं इस तरीके से, एक शंकु ये मान लो, एक शंकु ये मान लो, इसमें ये और ये बड़े, ये हो गया गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। उसके ये किसमें उपस्थित है, गुरु बीजाणु शंकु में, और इसके अंदर क्या उपस्थित है, ये गुरु बीजाणु शंकु और इसमें गुरु बीजाणु धानी उपस्थित है। यहां पर ये क्या है,
लघु बीजाणु शंकु है और ये है लघु बीजाणु धानी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, इनमें इन नर शंकुओं में ये जो है लघु बीजाणु को हम कहेंगे नर शंकु, क्योंकि नर युग्मोद्भिद बनाता है, और इसे कहेंगे मादा शंकु। गुरु बीजाणु शंकु को क्या कहेंगे, मादा शंकु, क्योंकि मादा युग्मोद्भिद का क्या होगा, निर्माण होगा। आगे बात समझ में। अभी क्या होगा, इनसे जो नर शंकु है उससे बनेंगे क्या, लघु बीजाणु, और इससे बनेंगे गुरु बीजाणु। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। क्यों, क्योंकि किस पे उपस्थित है, ये इस स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद संरचना पर का पार्ट है, और बीजाणु उद्भिद कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी संरचनाएं अभी तक आपको दिख रही है, जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता सब द्विगुणित होगी। ठीक है, अभी क्या होगा, लघु बीजाणु हो गया, ये गुरु बीजाणु हो गया। अब इन दोनों में क्या होगा, कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होते ही क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु से तो किसका निर्माण होगा, नर युग्मोद्भिद का, और इससे होगा मादा युग्मोद्भिद का। किसका निर्माण होगा, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है वो निर्माण हुआ है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाएंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, n हो जाएंगे। अब इसके अंदर और इसके अंदर, मादा युग्मोद्भिद के अंदर पाई जाती है स्त्रीधानी, ठीक है, और इसके अंदर पाई जाती है पुधानी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इसमें नर युग्मक मिलेगा पुमणु, और इसमें क्या मिलेगा, अंडाणु। अब वायु की सहायता से ये पुमणु कहाँ पहुंचेगा, इस मादा युग्मोद्भिद के अंडाणु के पास पहुंचेगा। दोनों का संलयन होगा, यानी क्या होगा, निषेचन होगा। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n। तो ये क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन के फलस्वरूप क्या बना, युग्मनज बना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे इसके मिले तो क्या हो गए, 2n हो गए। युग्मनज से भ्रूण, और भ्रूण से फिर वापस किसका निर्माण हो जाएगा, बीजाणु उद्भिद का निर्माण हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, किसका, जो जीवन चक्र है या पीढ़ी एकांतरण है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारी अवस्थाएं हैं वो अगुणित है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, और इधर कैसी है, द्विगुणित। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ अगुणित और द्विगुणित दोनों ही जो अवस्थाएं हैं वो मिल रही है ना, किसके अंदर, इस पादप के अंदर। इसीलिए हम कहेंगे कि अनावृत बीजी पादपों में भी क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आगे बात समझ। तो ये होता है। फिर आता है अगर आर्थिक महत्व जैसे पूछ लिया जाए तो देखो क्या क्या आर्थिक महत्व है बेटा, मैंने आपको जो है नोट्स के अंदर दिया है कि इमारती काष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें द्वितीय वृद्धि होती है। तो पाइनस से प्राप्त काष्ठ के से खिड़कियां, पैकिंग के खोखे आदि क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आप लोग देखते हो जो कांच वगैरह लाते हैं तो उसमें लकड़ियां होती है, लकड़ियों की पैकेट में लाते हैं उसको, तो वो खोखा जो बना होता है वो किसका होता है, अनावृत बीजी पादप की लकड़ी से बना होता है। रेजिन व तेल जो है, तारपीन का तेल नाम सुना होगा आपने, जो मम्मी मशीन के अंदर देती है ना, तो तारपीन का तेल जो है वो क्या है, अनावृत बीजी पादप जो होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। फिर कागज उद्योग में अनावृत बीजी पादपों की काष्ठ मुलायम होती है, अतः इसको काष्ठ, इसकी जो काष्ठ होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, उसे कागज का पल्प जो होता है वो बनाया जाता है। जो कागज के पुट्ठे बनाए जाते हैं तो उसमें उसका यूज किया जाता है। भोजन के रूप में पाइनस जिरार्डियन जो होता है कि भुने हुए बीज जो है वो चिलगोजा के रूप में खाए जाते हैं। ठीक है, चिलगोजा सूखे मेवे के समान क्या है, एक जैसे हम लोग बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, वैसे सूखे मेवा होता है चिलगोजा, जिसको कि पाइनस जिरार्डियन नामक जो अनावृत बीजी पादप है उससे प्राप्त किया जाता है। फिर साइकस के तनों को उबालकर प्राप्त की जाने वाली मंड से
साबूदाना बनाया जाता है, खाते हैं ना व्रत में साबूदाना, वो किसका बना होता है? एक अनावृत बीजी पादप है जिसका नाम है साइकस। तो साइकस के तनों को उबाल कर उससे स्टार्च प्राप्त की जाती है और वो स्टार्च ही साबूदाना है। फिर लद्दाख में टेक्सास की छाल से क्या बनाई जाती है? चाय बनाई जाती है। तो ये जो है विभिन्न यूटिलिटी है किसकी? अनावृत बीजी पादप की। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है, थर्ड चैप्टर।